हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो क्लास 9th वालों, ये देखो आपके सामने केमिस्ट्री का चैप्टर है एटम एंड द मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री का चैप्टर है, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। एटम एंड द मॉलिक्यूल्स क्या क्या मतलब इनका है वो बात करते हैं। देखो एटम और मॉलिक्यूल्स, पहले ही मैं आपको बता दें तो व्हाट इज द एटम, व्हाट इज द मॉलिक्यूल, इन सब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले सबसे पहली चीज आपके सामने आती है वो होती है व्हाट इज द एटम। तो एटम का मतलब कोई भी इंडिविजुअल पार्टिकल। जैसे मैंने कहा कि एक सिंपल सी चीज है आपका, ये देखो जैसे एक छोटा सा एटम, एक छोटा एग्जिस्टेंस, जैसे सेल होती है ना आपकी बॉडी के अंदर, सेल अकेले एक सेल, तो ऐसे क्या होती है मैटर का कोई भी रूप जो अकेले एग्जिस्ट कर सकता है उसे एटम बोलते हैं। एटम से मिलकर कई सारे एटम ही मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। कई सारे एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन एक एटम है, हाइड्रोजन अपने आप में क्या है, एक एटम। जब ये मॉलिक्यूल बनाएगा तब क्या होगा, H2। क्या होगा, H2। ऐसे ही ऑक्सीजन एक एटम है, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएगा तब क्या होगा, O2 के फॉर्म में बनाएगा। O2 है, O3 है ना, एक से ज्यादा के फॉर्म में बनाएगा, इसे बोला जाता है मॉलिक्यूल बोला जाता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। बहुत सारी चीजें मैटर के बारे में आपको पता ही है, पदार्थ, मैटर, सारी चीजें आपको पता है, परमाणु है ना, ये सारी चीजें। तो ये सारे देखो, एंशियंट इंडियन ग्रीक फिलोसोफर हैव वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ द मैटर। मैटर आपने पहले ही पढ़ रखा है। मैटर क्या होता है, जिसके अंदर मास होता है, कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो इन्होंने मैटर को क्या, महर्षि कनाड़ ने क्या उसको कहा कि भाई डिवाइडिंग मैटर यानी पदार्थ, उसको पदार्थ बोला कि मैटर को और डिवाइड किया जा सकता है, और डिवाइड किया जा सकता है छोटे से छोटे। तो ही नेम दिस पार्टिकल परमाणु, यानी जो एटम है ना उसे क्या बोला गया, परमाणु। क्या बोला गया, परमाणु, हिंदी लैंग्वेज। ठीक, इंडियन फिलोसोफर पाकुड़ा कट्टेनाम इन दिस डिफरेंट स्टेजेस पार्टिकल नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म। उन्होंने कहा कि यार ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये जो मैटर पार्टिकल है, जो मैटर है, जो एटम है, ये कंबाइंड फॉर्म में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है ना, अलग अलग टाइप में। तो उन्होंने ठीक है बात कर लिया। आगे हम बढ़ लेते हैं कि हमारे लिए क्या। तो ये सारी बातें क्या थ्योरीज है। Around the same era, ancient Greek philosopher Democritus and Leucippus suggested if we go on dividing matter stage become particle often cannot be divided further। इनका कहना यह था कि चलो एक बात करते हैं। हमने कहा ये मैटर है, हमने कहा ये मैटर है, एक बड़ा सा मैटर है। आप कह रहे हो इसको मैंने डिवाइड किया छोटे पार्ट में, और डिवाइड किया और छोटे पार्ट में, और डिवाइड किया छोटे, और डिवाइड किया छोटे, और डिवाइड किया छोटे। लेकिन एक वक्त तो ऐसा आएगा जब और डिवाइड नहीं कर सकते, और डिवाइड नहीं कर सकते। तो बाद में क्या कहा, देखो ऑन डिवाइडिंग स्टेज विल कम पार्टिकल ऑफ्टन कैन नॉट बी डिवाइड, और ज्यादा आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहा गया कि भाई डीज आर इनडिविजिबल पार्टिकल एटम, मीनिंग इनडिविजिबल, यानी अब और डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये जो एटम होता है वो इनडिविजिबल, यानी और डिवाइड नहीं करोगे। और डिवाइड कर दोगे, पहले तो कर नहीं सकते, कर दोगे तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, ये कहने का मतलब है ना। चलो, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट है, कंपाउंड है, इनके बीच में बहुत सारी चीजें आपको धीरे धीरे पढ़ने को मिलेगी। ठीक, तो इन्होंने लिवाइजर है, इन्होंने लेवाइजर, इन्होंने एक लॉ दिया। लॉ क्या दिया उसके बारे में डिस्कस, जो हमारे काम के लॉ है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, आओ बता देता हूं, एक लाइन में बताता हूं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। देखो जैसे आपने कहा कि भाई C+O2, C+O2 रिएक्शन करवा रहे हो, क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है, CO2। तो जो रिएक्शन करते हैं उन्हें बोला जाता है रिएक्टेंट। क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट। जो बाद में बनता है उसे बोला जाता है प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है बेटा, प्रोडक्ट। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब यह है कि इधर जो भी आपने मास लिया, जो भी मास इधर लिया और जो भी मास यहां बनेगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यही क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इसी को बात करता हूं, मान लो ये C+O2 है, इधर बन रहा है CO2, किधर बन रहा, मैंने मान लिया इधर है ये 20 ग्राम, मैंने माना खाली इधर है 20 ग्राम, जिसमें कार्बन कितना है, 15 ग्राम। कार्बन कितना है, 15 ग्राम। अब बताओ इधर है 20, तो इधर भी कितना होना चाहिए, 20। तो इसका मतलब ये जो 5 ग्राम कौन होगा, ये 5 ग्राम आपकी ऑक्सीजन होगी। यही पूरा कहने का मतलब क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कोई भी रिएक्शन आप देखते होगे, रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। तो याद रखना, आपको बैलेंसिंग बाद में सिखाई जाएगी। बैलेंसिंग करने का मतलब होता है रिएक्शन को बैलेंस पूरे तरीके से करना, है ना। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, वो एग्जांपल ये देखो, Mg+O2, इधर बन गया क्या, MgO बनता है, ये आप धीरे धीरे पढ़ोगे। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इधर जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो Mg भी हो गया डबल, इसलिए हम इधर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है
कि आप रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हो, तो हमने कहा भाई ड्यू टू द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ताकि हमारा मास दोनों तरफ क्या आए, बैलेंस आए, हमारा पूरा मास, ठीक है ना, बैलेंस कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मैं आपको सिखाता हूं कैसे आया है, एक एग्जांपल समझा देता हूं आपको। चलो कैसे समझाता हूं, इधर देखो, ये होता है N2 प्लस H2, ये दोनों मिलकर बनाते हैं अमोनिया। क्या मिलकर बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। हम मास लेते हैं, देखो नाइट्रोजन का मास होता है 14 एटॉमिक, बाद में पढ़ेंगे, 14 दूनी 28, तो ये है 28, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 2 यानी 2, तो 28 2 30, इधर कितना है नाइट्रोजन का 14 प्लस 1 इंटू 3 कितना आया 17, कितना आया बेटा 17। अब देखो इधर है 30 इधर है 17, इसका मतलब क्या, क्या दोनों बराबर है, नहीं, ये तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो ही नहीं कर रहा है। क्या किया जाए, तो क्या किया जाए, तो इसका मतलब है भैया रिएक्शन को बैलेंस करो, रिएक्शन क्या करो, बैलेंस करो। कैसे बैलेंस करना, रिएक्शन बैलेंस करना है कैसे, इधर देखो आपके पास N2 है, मैंने कहा हाँ हमारे पास N2 है, साथ में H2 है और क्या है NH3 है, हमने कहा हाँ ठीक है। इधर नाइट्रोजन 2 है, तो मैंने कहा भाई इधर भी नाइट्रोजन 2 कर देते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जैसे ही 2 किया, 2 3 कितना हो गया 6, तो इधर भी 6 करना है, अब मैंने इसको 3 कर दिया, बराबर हो गया पूरा। अब बताओ 14 दूनी 28, इधर कितना पहले से 28 प्लस 3 दूनी 6, तो कितना हो गया 34, इधर 34 हो गया। इधर कितना है देखो 17, भाई 2 गुणे 17 पहले से निकाल के रखा था, 2 गुणे 17, इधर भी कितना हो गया 34, क्या बराबर आ गया, हमने कहा हाँ दोनों बराबर आ गया है। और बराबर आने की वजह से हमें पता चल गया रिएक्शन को बैलेंस तभी किया जाता है ताकि हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सही आए, ठीक है ना, कोई मसला यहां तक। चलिए चलिए, तो आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, देखिए अब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप आराम से बता देना लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मसला क्या होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी यहाँ पर। तो कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, कोई भी, जितना इधर रिएक्टेंट में लोगे उतना ही आपका प्रोडक्ट बनेगा, इतनी चीजें आपको याद रखना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। चलिए आगे बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, बहुत इजी टॉपिक है, इधर देख लीजिए, अगर आपको देखिए इधर, चलिए इधर बता देता हूं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जगह ही नहीं, इधर देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है, जैसे एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि भाई H2O, चलिए मैंने आपसे बोला H2O, अब देखो हाइड्रोजन है कितना, तो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो लो, हाइड्रोजन का मास कितना है 1 इंटू 2, ऑक्सीजन का मास कितना है 16, यानी 2:16, कितना आएगा 1:8, यानी हाइड्रोजन और वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आएगा 1:8। अब ये पानी चाहे आप नाले से लो, चाहे पानी फिल्टर का लो, चाहे पानी कहीं से भी ले लो, उसमें रेशियो कितना आएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 ही आएगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। वही पढ़ के देख लो, along with the other sign note that many compound were composed of 2 or more element and each such compound had the same elemental in the same proportion irrespective of where the compound came from or prepared। कहां से आए हैं, कौन बनाया है, उससे मतलब नहीं है, रेशियो क्या रहेगा मास का, देखो ऑलवेज 1:8, यानी ये जो पानी आपका है H2O, उसका फार्मूला है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 ही रहेगा, कहीं से भी लेकर आओ, यानी 1 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन कैरी करेगा। बात समझ में आई ना। ऐसे अमोनिया का देख लो NH3, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1:3 3, ये 14:3 ही रहेगा, चाहे वो कहीं से लेकर आओ, उसे ही क्या बोला गया, ऑलवेज डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनिट प्रोपोर्शन के नाम से जाना जाता है। ये 2 लॉ आपका। चलिए अगली बात करते हैं, द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस बाय साइंटिस्ट वाट टू गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ। तो डाल्टन आए यहां पर, उन्होंने क्या है डाल्टन, तो डाल्टन ने एटम की बात किया, टुक द नेम एटम एज गिवन बाय द ग्रीक एंड से द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर ऑफ द एटम। तो डाल्टन ने क्या बताया, देखो एटम के बारे में बताया कि एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। लॉ, उनकी थ्योरी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, उनकी थ्योरी किस पर बेस्ड थी, उनकी थ्योरी बेस्ड थी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे थ्योरी उनकी बेस्ड थी। और भी देखते हैं, थ्योरी प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ डेफिनिट कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। तो यानी हम ये कह सकते हैं उनकी जो थ्योरी बेस्ड थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, यानी लेवाइजर की थ्योरी पर बेस्ड थी।
डाल्टन की थ्योरी क्या थी, डाल्टन के पोस्टुलेट कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो डाल्टन के पोस्टुलेट क्या है वो देखो, ऑल मैटर चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, सब किससे मिलकर बने होते हैं, एटम। जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते हो, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, चाहे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सब किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से। ऐसे ही चाहे एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, सब किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से। पहली थ्योरी क्या है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल कॉल्ड द एटम विच पार्टिकल पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, एटम पार्टिसिपेट करते हैं। एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल, यानी एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते। अब यहीं पर बता देता हूं, ये थ्योरी बाद में जाके गलत हो गई, क्योंकि हमें पता है बाद में जाके जब आए थे साइंटिस्ट वगैरह, इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो बाद में पता चलेगा आपको अगले चैप्टर में कि यहां वाली थ्योरी गलत हो गई थी। अच्छा, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, इसलिए कहा जाता है ना कि ये जो पॉइंट आया है, ये जो पॉइंट आया है कहां से आया है, ये वाला पॉइंट कहां से है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कि मास को ना ही क्रिएट कर सकते हो, जितना मास पहले था उतना मास बाद में है, वही उन्होंने कहा कि ना ही क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय। एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, गिवन एलिमेंट का मतलब मान लो उसने हाइड्रोजन का एटम लिया, हाइड्रोजन का एटम लिया उसने, तो वही कह रहा कि हाइड्रोजन का जो एटम होगा, एलिमेंट होगा, उनका सबका मास क्या रहेगा, सेम। केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ का हाइड्रोजन अलग, वहां का हाइड्रोजन अलग, ऐसी होती तो केमिस्ट्री उड़ जाती पूरी। आगे, एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, अभी हमने बात किया था हाइड्रोजन वगैरह की, अभी हमने बात किया था कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं 1:8 के रेशियो में कंबाइन होते हैं, स्मॉल होल नंबर, तो वही उसने कहा कि भैया ये देखो लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन भी उसने दे दिया लास्ट में। द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट, उन्होंने कहा भाई रिलेटिव नंबर, जैसे वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो ये फिक्स होता है। ऐसा नहीं यहाँ का पानी लेकर आओगे कुछ और होगा और आप अपने घर का पानी लेकर आओगे कुछ और होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक, ये क्वेश्चन आप कर लेना, क्वेश्चन में आपको पूरी सीरीज करवाऊंगा, मुझे टॉपिक पढ़ाना है पूरा। चलिए आगे बात करते हैं, व्हाट इज एन एटम। एटम क्या होता है, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, एटम का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम का मतलब क्या होता है बेटा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है आपका एटम, ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हैं। और चलिए, तो एटम का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जैसे हमारे घर के अंदर छोटी छोटी ईंट लगी होती है, तो स्मॉलेस्ट है वो, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे मिलकर बना होता है एटम, है ना। तो ह्यूमन के अंदर क्या होता है, सेल होता है, ये सारी बातें आप डिस्कस कर चुके हो। और एटम ऑफ हाइड्रोजन वो क्या होता है, 10⁻⁻10 होता है। मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर याद नहीं करना है कोई भी, ये सारी चीजें आपको याद नहीं करना है। चलो, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ, तो ये पुराना सिंबल आपको दिया हुआ है, सिंबल भी आपको याद, अब जरूरत नहीं पड़ती है, सिलगम, ठीक है ना। हाँ, किसने, यहाँ कुछ पॉइंट खाली आप देखो, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल, तो पहला साइंटिस्ट कौन था, डाल्टन था, जिसने सिंबल को यूज किया था, ठीक है ना। डिफिनिट क्वांटिटी, दैट इज वन ऑफ द बेटर। बर्जीलियस सजेस्टेड दैट सिंबल ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम 1 or 2 लेटर ऑफ द नेम, बाद में जाके उन्होंने कहा भाई 1 या 2 लेटर से सिंबल बनाओ, तो ये किसने दिया था, डाल्टन ने। ये जो सिंबल दिया था किसने दिया था, डाल्टन ने। इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो, बर्जीलियस ने अलग अलग नाम दिए, जो नाम दिया ना बर्जीलियस, वहां पे साइंटिस्ट का नाम दिया है, क्या क्या नाम, इधर देखो वन बाय वन। इन द बिगिनिंग द नेम ऑफ एलिमेंट वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस, पहले क्या है, प्लेस फर्स्ट नेम। फॉर द एग्जांपल, कॉपर क्या है, सिप्रस, सिप्रस जो है ना, सिप्रस जगह का नाम है, तो सिप्रस से क्या आया, कॉपर, सिप्रस से क्या आया, कॉपर, तो पहले प्लेस के नाम पे दिया गया। उसके बाद टेकन फॉर कलर, कलर की कौन सा नाम है, गोल्ड, गोल्ड का मतलब क्या होता है, येलो, तो देखो गोल्ड का येलो की नाम दिया गया। आईयूपीएससी, आईयूपीएससी का मतलब क्या है बेटा, आईयूपीएससी, जैसे मैं एक हल्की सी एग्जांपल सुनाता हूं, हल्का सा। मान लो आपने सोने की खुदाई हुई और सोना मिला, तो इंडिया वालों ने उसका नाम दिया पीलू, क्योंकि पीला पीला होता है, तो यहाँ के लोगों ने नाम दिया पीलू। चाइना का कोई इंसान आया तो चाइना में चीन पाम पाम जो भी लैंग्वेज होती है, जापान का टिंग सुंग सांग, ऐसा कुछ नाम दिया, और अंग्रेजों ने अपना कुछ नाम दिया, है ना, जो भी नाम दिया, फलाना ढमकाना। अब मान लो एक जगह पर आए, कोई इसको पीलू कह रहा है, कोई चीन पान पान कह रहा है, कोई सांगसू कह रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए एक नाम देने के लिए, पूरी दुनिया में एक नाम देने के लिए एक संस्था बनी है, एक यूनियन बनी है, उसका नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएससी, ठीक है ना। साइंटिस्ट जो नाम अप्रूव करते हैं, देते हैं यहाँ पर, तो 2 लेटर के साथ नाम होता है, 2 लेटर का नाम, जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन का देखो H है, एल्युमिनियम का Al है, आप समझना, पहला अक्षर क्या रहेगा, बड़ा, दूसरा अक्षर छोटा, ये गलत है ना, ये वाला गलत है, बड़ा।
जिसे CO, अब समझना, ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन, दोनों बड़ा है, इसका मतलब क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन कार्बन बड़ा है, ऑक्सीजन छोटा है, इसका मतलब कोबाल्ट, है ना। Z बड़ा है, N छोटा है, मतलब जिंक। तो वही पूरी मास हो रही है आपके सामने। चलिए इधर देख लेते हैं, पूरा सिंबल आपको मिल जाएगा यहाँ पर ग्रीक वर्ड में पूरा। तो ये पूरा देखो सिंबल आपके सामने लिखा हुआ है सारा, तो आपको याद इतना करना नहीं है, पूरा सिंबल। फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास, है ना। तो उन्होंने बात किया, देखो एटॉमिक मास क्या होता है, इधर द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज एटॉमिक मास। किसने नाम दिया, एटॉमिक मास का नाम दिया डाल्टन ने। अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास, द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल दैट साइंटिस्ट वर कॉन्फिडेंट मेथड। चलो एटॉमिक मास की इन्होंने कांस्टेंट प्रोपोर्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग एटॉमिक मास की बात किया है। उसके बाद हमारी बात आती है भाई एटॉमिक मास हम क्या कहेंगे, किस तरीके से हम बात करेंगे उस सारी चीजों के बारे में। देखो जैसे एग्जांपल CO उन्होंने लिया है ना, CO, तो क्या मतलब है, देखो CO कार्बन क्या है 12 होता है ग्राम, ऑक्सीजन का 16, रेशियो अगर आएगा क्या आएगा 3:4। देखो रेशियो कितना आएगा 3:4। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका कार्बन है, जो आपका कार्बन है 4/3 है। देखो कार्बन का 3/4 का मतलब अगर इसका एक लोगे तो क्या आएगा 4/3। जो कार्बन का मास है वो क्या है 4/3। वही उन्होंने कहा कि जो कार्बन कंबाइन विद 4/3 टाइम इट्स मास ऑफ द ऑक्सीजन, है ना। तो उन्होंने यही बात की है कि अगर हम मान लेते हैं AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, इट इज नाउ रिटन एज, तो अगर सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, है ना, पहले AMU एटॉमिक मास यूनिट, अब क्या हो गई है U होती है। तो मैं बहुत हाई लेवल पे आपको नहीं बताना चाहता वरना दिक्कत हो जाएगी, जो क्लास 11th में बताया जाता है, तो हम क्योंकि हम 9th वाले भैया लोग हैं। तो ये इन्होंने बात कही कि ऐसा करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि अगर हम मानते हैं कि कार्बन एंड एटॉमिक मास इज 1, तो अगर हम मानते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 1/3 हो जाएगा। इन्होंने कहा कि अगर हम कार्बन को मानते हैं कितना 1 मानते हैं, अगर हम कार्बन को कितना मानते हैं 1, तो ऑक्सीजन को कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन देखो अभी भाई कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या था, ये 3 था, ये 4 था। तो अगर आप ऑक्सीजन चाहिए तो क्या हो जाएगा, अगर आपको एग्जांपल के तौर पर देखो कार्बन का 1 है तो 4/3, तो अगर आप मानते हो देखो ये 3:4 था, ये कितना था 3। आपने अगर कार्बन वाले को मान लिया 1, कितना मान लिया 1, तो इन्होंने कहा ऑक्सीजन का हो जाएगा 1.33, यानी जो 4/3 की वैल्यू आएगी कितना आएगी देख लो 1.33 आएगी, ठीक है ना। हालांकि ये अलग अलग चीजें हैं, अभी हम और डिस्कस करेंगे क्या इनका मतलब है कहने का। चलिए इन्होंने कहा कि देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अलग अलग पहले मास नंबर बहुत सारी चीजें अलग अलग ली गई थी। चलो देखते हैं। तो कार्बन 12 आइसोटोप को इन्होंने बेसिक लिया था, किसको लिया था, कार्बन 12 आइसोटोप को इन्होंने बेसिक लिया था। कार्बन 12 आइसोटोप को सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि देखो क्या हुआ है कि कार्बन, जैसे पहले इसको मैं समझा देता हूं उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि क्या हुआ है। देखो जैसे पहले इसको समझो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये तरबूज है, उन्होंने कहा हाँ ये तरबूज है। मैंने कहा यार ये तरबूज जो है इसको मैंने 12 टुकड़े में काट दिया, इस तरबूज को मैंने 12 टुकड़े में काट दिया, तो 12 टुकड़ा मिलकर क्या बन रहा है, एक तरबूज बन रहा है। 12 टुकड़ा मिलकर एक तरबूज बन रहा है, तो एक टुकड़े का मास क्या होगा एक टुकड़े का मास क्या होगा, मैंने कहा यार एक टुकड़े का मास का मतलब क्या होगा 1/12, 1/12 है ना। इस तरबूज को कितना होगा 1/12, इसी को बोला गया है 1 AMU। क्या बोला गया है, यानी एक टुकड़े का जो मास है उसी को ही क्या बोला गया है, देखो लिखा है 1/12 ऑफ द वाटरमेलन। बात समझ में आई ना। तो वही कहानी अभी देख लेते हैं, 1/12 ही बोला गया, ऐसे ही याद रखना है आपको कि 1/12। चलो देख लेते हैं। इन्होंने कहा देखो कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप का मतलब इस कार्बन का जो मास था वो कितना था 12 था। कार्बन 12 आइसोटोप को लिया गया है पूरा, चूजन एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस, इसी को स्टैंडर्ड माना गया है। तो उन्होंने कहा कि एटॉमिक मास होता क्या है, यूनिट एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, 1/12। तो यानी तो 12 बता क्या कर दिया हमने 1/12 मास ऑफ वन एटम इंटू मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। 1 AMU क्या है, 1 एक मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, 1/12। मान लो ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन का होता है 16, कितना हो जाता 1/16। मान लो नाइट्रोजन कितना होता है 14, कितना हो जाता 1/14। अब कहानी समझ में आई। 1 AMU मैं आपको डिटेल में बाद में बता, लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग क्लास 9 के अकॉर्डिंग 1 AMU का मतलब होता है 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12,
एक एटम कार्बन 12 का एक एटम है ना, 12 लोग मिलकर बना रहे थे, 12 मिलकर बना रहे थे, देखो 12 मास मिलकर बना रहे थे एक, तो एक क्या होगा 1/12। सिंपल कहानी इस फ्रूट से आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं, है ना। ये छोटी छोटी चीजें आपको दिया हुआ है, यहाँ पे सबका मास दिया है, हाइड्रोजन है ना, सबका दिया हुआ है यहाँ पर तकरीबन तकरीबन। तो आपको याद कैसे करना है, देखो डबल, जैसे देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो 1 का 1 ही रहेगा, कार्बन का 6, 6 दूनी 12, नाइट्रोजन का 7, 7 दूनी 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 दूनी 16, सोडियम का 11, तो 11 दूनी 22, 1 23, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 17 है, 17 दूनी 34, 34.5, कैल्शियम का 20 दूनी 40। तो आप देख सकते हो अप्रॉक्स डबल होता है, बस सोडियम का देख लेना 23 होता है और इसका 35.5, इन्हीं दोनों को याद कर लेना, ठीक है ना, आपका आसानी के साथ हो जाएगा। चलिए हाउ डू एटम एग्जिस्ट, हमने कहा एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो हो गए अकेले सिंपल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, हमको पहले से पता है। व्हाट इज एन मॉलिक्यूल, हमने मॉलिक्यूल के बारे में भी आपको बता दिया है, मॉलिक्यूल होता क्या है, एटॉमिसिटी के बारे में आपको बता देते हैं मॉलिक्यूल। चलिए तो मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, हमने पहले ही आपको बोला है, देखो ये होता है ऑक्सीजन का एक एटम, तो अगर ये बन गया O2 तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। कितने एटम है, दो एटम है, जितने एटम है उन्हीं को बोला गया एटॉमिसिटी, कितने एटम है उन्हीं को क्या बोला गया है बेटा, एटॉमिसिटी बोली गई है। पूरा आप देख सकते हो द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है उसी को एटॉमिसिटी बोली गई है। बस इतनी ही बातें हैं, इतना ही आसान है। देखो तो एटॉमिसिटी आपको दी हुई है, जैसे एग्जांपल नॉन मेटल, आर्गन है, हीलियम है, ये क्या है, इनर्ट गैस है, जो अकेले रहते हैं, जो अकेले रहते हैं वो क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक। तो जितनी भी इनर्ट गैस होती हैं, जो गैस अकेले, नोबेल गैस, और जितने भी आपके मिलेंगे नॉन मेटल, जितने भी आपके नॉन मेटल मिलेंगे, जैसे कॉमन तौर पे देखो हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन H2 के फॉर्म N2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन O2, फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, बस कार्बन भैया अपना अकेला रहता है, कार्बन भैया अपना अकेला रहता है, ये आपको ध्यान देना है डबल डबल के फॉर्म में। बात समझ में आ गई ना, इनर्ट गैस अकेले रहती है, डायटॉमिक भाई दो दो लोग हैं तो डायटॉमिक। फास्फोरस क्या होता है, P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो टेट्रा हो जाएगा, सल्फर 8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको पॉली बोल दिया गया है ना, पॉली बोल दिया गया है बस। आयन क्या होता है, अच्छा मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, कुछ लोग कहेंगे सर कंपाउंड क्या होता है, मैंने कहा मॉलिक्यूल को ही कंपाउंड बोल सकते हैं। आइए बात करते हैं इधर, यही रहने देते हैं। चलिए क्या फर्क होता है इधर देख लो, डिस्कस कर लो हल्का सा आपको। चलो जैसे मैंने कहा भाई ये एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, है ना, पूरी बात बता देता हूं। देखो हाइड्रोजन क्या है, एक एटम, हाइड्रोजन का H2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, H2O क्या है, एक कंपाउंड मॉलिक्यूल है। बट कंपाउंड का मतलब क्या है, यहां पर दो से ज्यादा होना चाहिए। देखो दो से ज्यादा, सिंपल समझ में, देखो एटम अकेला होता है, मॉलिक्यूल में या तो सेम सेम से कंबाइन हो जाए एक से ज्यादा, या तो अलग से भी कंबाइन हो सकता है। कंपाउंड का मतलब क्या है, दो डिफरेंट टाइप के लोग होने चाहिए, दो डिफरेंट टाइप के लोग होने चाहिए, दो डिफरेंट टाइप। अब देखो H2 मॉलिक्यूल है बट कंपाउंड नहीं है, सही बात, H2 मॉलिक्यूल है बट कंपाउंड नहीं है। वाटर मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है और मॉलिक्यूल भी है, वाटर कंपाउंड भी है और मॉलिक्यूल भी है, यानी ये कह सकते हो जितने कंपाउंड होते हैं वो तो मॉलिक्यूल होंगे ही होंगे, बट ऑल मॉलिक्यूल आर नॉट द कंपाउंड। तो सिंपल अभी आपको याद रखना है, हाइड्रोजन एक अकेला रहेगा एटम, एक से ज्यादा रहेंगे तो मॉलिक्यूल होगा, और कंपाउंड का मतलब दो डिफरेंट टाइप के एटम आने चाहिए। तो आयन क्या होता है, ऊपर हमने लिखा है आयन क्या होता है, तो आयन बेटा इजी होता है। जैसे एग्जांपल हमने लिया NaCl, पानी के अंदर डाला, एक प्लस पूरा अलग हो गया, माइनस पूरा क्या हो चुका, अलग हो गया, तो इसे बोला जाएगा आयन। प्लस वाले को कैट आयन, निगेटिव वाले को आयन आयन। तो इसका मतलब ये आयन दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड होंगे। तो आयन का मतलब जो पानी के अंदर जाके टूट जा रहे हैं। चलो आगे देख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड रेशियो बाय द मास, है ना, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है, कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम का दिया था 20, ऑक्सीजन का 16, डिवाइड कर दो 4 पंजे 20 और 4 चौका 16, है ना, 5:2 क्यों दे रहा है, सॉरी सॉरी, कैल्शियम का, वही मैं भूल गया ना, कैल्शियम का होता है 40, कितना होता है 40, तो 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16 हो सकता है। मैग्नीशियम सल्फाइड, तो मैग्नीशियम सल्फाइड का मतलब क्या है, MgS,
है ना, ये धीरे धीरे बनाना आप सीख जाओगे। Mg का 24, इसका 32, तो 8 तिरिक 24, 8 चौक 32। सोडियम क्लोराइड NaCl तो आपको पूरा दिया है। राइटिंग द केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है, केमिकल फार्मूला कैसे पूरा लिखा जाता है, ये टॉपिक खाली आपका बचा हुआ है केमिकल फार्मूले का। और मैं इसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई है, फिर एक बार बना दूंगा। हाँ, एक बात खाली आपको ध्यान रखना, अगर किसी को भी केमिकल फार्मूला बनाना है सबसे आसान, ये तो आपको याद करना है, इधर देखो इतना ही करना है, टोटल प्लस इज इक्वल टू टोटल माइनस, यानी जितने प्लस होने चाहिए उतने ही माइनस होने चाहिए। बाकी आप एक और तरीके से कर सकते हो, जो यहाँ पर लोग यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इधर देखो कैसे फार्मूला आपको बनाना है, कैसे इधर आसान तरीका यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, तो आप डिस्कस कर लो थोड़ा सा, अगर दिया हुआ सही हो जाओ भाई। चलिए देख लेते हैं एक बार, हाँ सही हो गया पूरा का पूरा, देख लेते हैं आसान तरीके से। देखो आपको दिया है HCl, क्या दिया है HCl, तो हमने कहा यार हाइड्रोजन भी 1 में होता है, क्लोरीन भी 1 में होता है, हम प्लस माइनस नहीं ले रहे हैं, सिर्फ कितने में है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया HCl, बस इतना ही करना है ना। हाइड्रोजन, हमने कहा हाइड्रोजन और सल्फर, तो हमने कहा हाइड्रोजन 1 में होता है, सल्फर आप वहां टेबल में देखोगे 2 में होता है, मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस H2S बन गया, हमने कहा इतना ही आसान। हमने कहा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का आप टेबल देखोगे तो एल्युमिनियम 3 में होता है, ऑक्सीजन 2 में, फिर कह रहे हैं प्लस माइनस नहीं करेंगे, इधर कर दिया, क्या बन गया Al2O3 बन गया पूरा। हमने कैल्शियम ऑक्सीजन कर ले लो, हमने कैल्शियम और ऑक्सीजन है, ये भी 2 में होता है, ये भी 2 में होता है, क्या बन गया Ca2O2, बट हमें सिंपल फॉर्म लिखना है ना, हमें क्या लिखना है, सिंपल फॉर्म लिखना है, तो 2 कैंसिल हो गया, क्या बन गया बेटा देखो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। इतना ही आसान है, ये जो फार्मूला बनाना ना इतना ही आसान, बस और कुछ नहीं करना। चलो ये आपको दिया हुआ, फिर देखो Na 1 में, NO3 1 में, NaNO3 बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया पूरा। तो आप आराम से पूरा फार्मूला यहाँ देखो बना सकते हो, किसी भी फार्मूला। सोडियम 1 में होता है, CO3 2 में होता है, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इस तरीके से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। लास्ट में फार्मूला यूनिट मास, कुछ भी नहीं है बेटा, लोग फार्मूले पता नहीं क्यों परेशान होते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, इधर देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं सबसे आसान। हाइड्रोजन है तो मैंने लिखा H का 1 होता है, H2 है तो मैंने लिखा भाई 1 into 2 मास, H2O है तो मैंने लिखा भाई हाइड्रोजन का 1:2 प्लस ऑक्सीजन का 16, है ना। बस इतना ही करना है, किसी का भी यार देखो ले लो, इसी को ले लो CH3OH को, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1, कितने हाइड्रोजन 3, फिर ऑक्सीजन का 16, फिर हाइड्रोजन का 1, किसी का भी निकालना है आपको, ऐसे ही निकालना है बस, चाहे फार्मूला यूनिट भाई। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का 40, क्लोराइड का 35.5 इंटू 2, बस जोड़ दिया हमने, यही पूरा क्या फार्मूला यूनिट मास, पूरा क्वेश्चन आपका देखो खत्म हो गया। तो ये टॉपिक इतने ही आसान होते हैं कि जितना आपको टफ लगाया जाता है ना, इतना टफ होते नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, आप इसको जरूर शेयर करिएगा, है ना। बाकी और भी अगर इसमें नहीं समझ में आया होगा, मैंने थोड़ा जल्दबाजी की है टाइम कम होने की वजह से, तो मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा और अच्छे से पढ़ा दूंगा, बट मुझे लगता है कि इतने में भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।